हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग आज स्टडी करते हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, और इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको एसिड से, अम्ल से स्टार्ट करते हैं। नहीं तो अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और इसका जलीय विलयन में यह H+ आयन देता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे मुख्य कारण जो इसका मुख्य पॉइंट है, तो एसिड क्या करता है कि जलीय विलयन में OH आयन देता है। और एसिड जो है यह एक लैटिन भाषा है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। और प्रबल जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, सबसे तीक्ष्ण मतलब तेज जो होता है अम्ल, वो क्या है, HCl है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। H2SO4 इसको हम लोग क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। और ये है HNO3 जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड कहते हैं। यह बहुत ही तीक्ष्ण अम्ल है, बहुत ही प्रबल अम्ल है। और वीक एसिड दुर्बल अम्ल, कमजोर अम्ल किसको कहेंगे हम लोग, CH3COOH, नहीं एसिटिक एसिड हुआ ये। ठीक है, और लैक्टिक एसिड है और ऑक्जेलिक एसिड है, ये सब थोड़ा कमजोर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि सांद्र अम्ल किसे कहते हैं और तनु अम्ल किसे कहते हैं। तो सांद्र मतलब हम लोग समझते हैं कि गाढ़ा होता है, तो कहता है कि जिसमें कि जल की मात्रा कम हो। हाँ, जिस अम्ल में अम्ल की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा कम हो उसे हम सांद्र अम्ल कहेंगे। और तनु अम्ल किसे कहेंगे, जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो उसे हम तनु अम्ल कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्षारक देखते हैं, बेस। तो क्षारक जो होता है वो स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीले रंग में बदल देता है। लाल लिटमस को नीले में बदलता है और ये जलीय विलयन में OH- आयन देता है। ध्यान रखिएगा, जो कि अम्ल होता है तो अम्ल क्या करता है, जलीय विलयन में ये हमें क्या देता है, H+ आयन देता है, H+ देता है। और जो क्षारक होता है, तो ये क्षारक क्या करता है, OH आयन देता है। ये OH- आयन, यही मेन चीज है अम्ल का और क्षार का। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्रबल क्षारक कौन कौन है, NaOH, ये प्रबल क्षारक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर KOH क्या हुआ, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हुआ। ठीक है, और CaOH2 ये क्या हो गया आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, और ये प्रबल क्षारक हुआ। और दुर्बल में अगर देखा जाए तो दुर्बल में क्या है आपका, Na4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हुआ आपका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्षार जो होता है वो जल में घुलनशील क्षारक को ही हम लोग क्षार कहते हैं। क्षार का परिभाषा क्या हो गया, जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्षार कहें। तो जल में घुलनशील कौन कौन है, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 ये क्या हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सॉल्ट, लवण। लवण क्या है, अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं, लवण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड हो गया, लवण है नहीं, और पोटासियम क्लोराइड जो है वो आपका लवण हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें सूचक, इंडिकेटर्स। तो कहता है सूचक क्या हुआ, तो किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को यह दर्शाता है। इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है, वही इसके इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, वही सूचक होते हैं। देखिए इसको हम लोग और डिटेल से आगे में देखते हैं। यहां दिया हुआ है सूचक 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक हुआ, ये पौधों में पाए जाते हैं, और लिटमस, लाल पत्ता गोभी नहीं, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, ये सब जो हुए ये हुए आपके प्राकृतिक सूचक हुए।
ठीक है। उसके बाद ये हल्दी, ये भी आपका प्राकृतिक सूचक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कृत्रिम सूचक, जिसे मनुष्य बना सकते हैं। तो ये रासायनिक पदार्थ हैं, और ये मिथाइल ऑरेंज हुआ और फिनोल्फ्थलीन हुआ, ये हुआ कृत्रिम सूचक। और गंधीय सूचक मतलब इन पदार्थों की गंधीय, अम्लीय या क्षारक माध्यम में इसे बदल सकता है। इसे क्या हुआ? प्याज हुआ, लौंग का तेल हुआ। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। तो कहता है क्या कि प्राकृतिक सूचक में हम लोग देखते हैं कि लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस और हल्दी, तो ये तीन जो है ये प्राकृतिक सूचक हैं। और ये जो है लिटमस जो है, तो अम्ल के साथ अगर प्रतिक्रिया करके क्या देता है, ये लाल बना देता है उसको। और फिर हम लोग देखते हैं कि क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके वो उसे नीला बना देता है। फिर लाल पत्ते गोभी का रस अम्ल के साथ लाल रंग बनाता है, लेकिन क्षार के साथ वो हरा हो जाता है। हल्दी में अम्ल के साथ कोई बदलाव नहीं हो जाता है, लेकिन क्षार के साथ वो लाल रंग में बदल जाता है। हाइड्रेंजिया के फूल का रस क्या होता है? नीला होता है। किसमें? अम्ल के साथ ये नीले रंग में बदल जाता है, लेकिन क्षार के साथ ये गुलाबी कलर में बदल जाता है। फिनोल्फ्थलीन क्या हुआ? ये रंगहीन होता है। फिनोल्फ्थलीन कैसा होता है? रंगहीन होता है। अगर उसको हम अम्ल में मिला देंगे तो वो रंगहीन हो जाएगा, लेकिन उसको अगर हम क्षार के साथ मिलाएंगे तो वो गुलाबी कलर का हो जाएगा। अब है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है कि अम्ल के साथ वह लाल रंग में बदल जाता है, लेकिन क्षार में अगर उसको मिला डालेंगे तो उसका रंग पीला हो जाएगा। उसके बाद प्याज का रस। प्याज का रस क्या करता है कि उसको अम्ल में मिलाने पर बहुत ही तीक्ष्ण गंध निकलता है, बहुत ही तीखा गंध निकलता है, लेकिन क्षार के साथ कोई गंध वो नहीं देता है। उसके बाद हम लोग देते हैं वेनिला। तो वेनिला जो है वो समान, जैसा कि वेनिला का गंध होता है उसी तरह अम्ल में डालने के बाद उसका गंध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं। और तो जो जैसा गंध पहले था वैसे गंध रह जाता है, लेकिन जैसे ही उसको हम लोग क्षार के साथ मिलाएंगे तो क्षार के साथ मिलाने के बाद क्या हो जाएगा कि कोई गंध नहीं देगा। वो जैसा गंध है वैसे ही गंध में वो रह जाएगा, कोई गंध वो नहीं देगा। और लौंग का तेल क्या होगा? तो समान गंध रहता है इसमें, समझे कि नहीं जी? जो लौंग का गंध है उसी गंध में रह जाता है, और फिर क्षार के साथ जो है वो उसमें कोई गंध आता ही नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि धातु की अभिक्रिया। तो धातु क्या करता है? अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन देता है। यहाँ देखिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो जिंक से प्रतिक्रिया कर रहा है। तो जिंक से प्रतिक्रिया करके क्या दे रहा है? ये ZnCl3 दे रहा है, जिंक क्लोराइड दे रहा है, और H2O दे रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जिंक से प्रतिक्रिया कर रहा है। ठीक, तो जिंक से प्रतिक्रिया करके ये क्या कर रहा है? सोडियम जिंकेट दे रहा है, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट दे रहा है, और वाटर निकल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक पॉप टेस्ट होता है। देखिए ये क्या चीज होता है? कहता है क्या कि हाइड्रोजन गैस से निहित प्रक्षाली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, मतलब यहाँ से जो गैस निकल रहा है, यहाँ पर अगर हम एक मोमबत्ती को लाते हैं तो पॉप की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, देख रहे हैं कि यहाँ जो हम लोग ये देख रहे हैं क्या है? ये दानेदार जिंक के टुकड़े हैं ये। ठीक है, और उसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं कि एक प्रक्षाली है। ठीक, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें डालते हैं। ये क्या है? दानेदार जिंक के टुकड़े हैं। दानेदार जिंक के टुकड़े में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हम डालते हैं, तो इससे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं, और ये बुलबुले निकलकर इस प्रक्षाली से होता हुआ क्या होता है कि इस टब तक पहुंचता है। और इस टब में क्या रखा हुआ है? यहाँ पानी है, लेकिन उस पानी में साबुन घोल दिए हैं ताकि इसका बुलबुला जब निकले तो वो दिखाई पड़े। ठीक है, तो ये गैस के बुलबुले जब यहाँ से निकलते हैं, तो निकलने के बाद इस बुलबुले के सामने जब जलती हुई मोमबत्ती हम लाते हैं तो क्या होता है? इससे फट फट की आवाज आती है। इसी को हम लोग पॉप ध्वनि कहते हैं, और पॉप टेस्ट यही हुआ। ठीक है, तो इस दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या हुआ?
एवं ज्वलन एवं हाइड्रोजन गैस की जांच हुआ कि हाँ ये गैस जो निकला वो हाइड्रोजन गैस है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया यहाँ का हो रही है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि धातु जो है वो कार्बोनेट से प्रतिक्रिया कर रहा है। ठीक है, यहाँ धातु अम्ल है, ये क्या कर रहा है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड किससे प्रतिक्रिया कर रहा है, Na2CO3। ठीक है, तो ये Na2CO3 क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट से प्रतिक्रिया करके क्या बना रहा है, ये सोडियम क्लोराइड बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया कार्बोनेट से। अब देखिए धातु बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया कैसे कर रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो किससे प्रतिक्रिया कर रहा है, आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से प्रतिक्रिया कर रहा है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से प्रतिक्रिया करने के बाद ये क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड लवण बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। लेकिन धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया तो होती है, लेकिन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो है वो क्षार से प्रतिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए इसके बारे में आगे कुछ पढ़ाई नहीं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं चूने के पानी का टेस्ट। ठीक है, चूने के पानी का टेस्ट, तो हम लोग देखते हैं कि उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी का रंग दुधिया हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं CaOH2 को हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, AQ मतलब एक्वस है ये। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, CaCO3 बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट और जल मुक्त होता है। ठीक है, तो यही अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर क्या होता है, तो ये जो हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है वो जल से और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बना देता है, ये CaHCO3 ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब जल में घुलनशील। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। तो अम्ल और क्षार ये क्या करता है कि आपस में प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है और जल देता है। ठीक है, अब इसमें हमको एक अभिक्रिया हम देख रहे हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इंग्लिश में इसको कहते हैं। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, मतलब अम्ल क्या कर रहा है, क्षारक के प्रभाव को समाप्त कर रहा है, क्षारक क्या कर रहा है, अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर रहा है, मतलब उसको न्यूट्रल कर रहा है, उदासीन कर रहा है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। और उदासीन की अभिक्रिया यहाँ देखिए स्पष्ट है, अब इस फॉर्मूला में देखिए, यहाँ पे आप यहाँ देखिए NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रतिक्रिया कर रहा है, दोनों जलीय है। ठीक है, क्या बना रहा है, NaCl बना रहा है और जल बन रहा है। अब यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहां देखिए परवल अम्ल, ठीक है, प्रतिक्रिया करेगा किससे, दुर्बल क्षार से प्रतिक्रिया करेगा, तो प्रभाव किसका रहेगा, अम्ल का प्रभाव रहेगा, इसलिए वो अम्लीय लवण बनाएगा। फिर बोल रहा है यहां पर देखिए दुर्बल अम्ल है, लेकिन क्षार कैसा है, प्रबल है, तो ठीक क्षार का लक्षण दिखाएगा, वो क्षारीय लवण बनाएगा। लेकिन दोनों अगर प्रबल रहे, प्रबल अम्ल भी रहे और प्रबल क्षार भी रहे, तो उस परिस्थिति में उदासीन लवण का तैयार होगा। और अगर दोनों दुर्बल रहे, उस परिस्थिति में भी उदासीन लवण मिलेगा, और हर एक परिस्थिति में हमें जल प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। ठीक है, यहां देखिए CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड HCl से प्रतिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रतिक्रिया कर रहा है, तो क्या बना रहा है, ये बना रहा है CuCl2 मतलब कॉपर क्लोराइड बना रहा है। ये क्या हो गया, कॉपर क्लोराइड बना रहा है और जल बना रहा है। तो कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और क्षार देते हैं। उदाहरण क्या हुआ, CuO हो गया, नहीं कॉपर ऑक्साइड, MgO हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब आगे देखते हैं अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों से अभिक्रिया कैसे है। ये अधात्विक हम लोग आ गए। अब तो धात्विक ऑक्साइड नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और CaOH2, ये क्या हो गया आपका
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है और जल बना रहा है। और अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होता है तथा विद्युत धारा प्रवाहित होती है इससे। अब अगला देखते हैं जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। ठीक है, जलीय विलयन में देखना है तो कहता है कि जल की उपस्थिति में H+ आयन देता है ये, और H+ आयन H3O। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोनियम आयन के रूप में ये पाए जाते हैं। तो जल जो है जब H2O बनाता है तो वो हाइड्रोनियम आयन हमें देता है। ठीक है, और HCl और H2O के रिएक्शन में भी हमें हाइड्रोनियम आयन मिलता है और क्लोरीन मिलता है, Cl- मिलता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि जल की उपस्थिति में OH आयन उत्पन्न होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन देता है, लेकिन जल की उपस्थिति में क्षार क्या करता है, OH आयन देता है। यहां देखिए स्पष्ट हो रहा है, NaOH है, जल की उपस्थिति में क्या कर रहा है, सोडियम अलग हो रहा है और OH अलग हो रहा है, Na+ OH-। फिर वैसे हम लोग देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी क्या देखिए Mg अलग हो रहा है और OH अलग हो रहा है। तो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षारक, जितने भी क्षार हैं क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक जो हैं वो क्षार नहीं होते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो हमेशा क्या करता है कि अम्ल या क्षार को हमको क्या करना चाहिए, जब जैसे जल में मिलाते हैं तो उसे लगातार हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है। हो सकता है कि इस प्रक्रिया में अगर असावधानी बरती जाए तो कोई जल भी सकता है। तो सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण क्या होता है, अस्फुलित होकर बाहर आ जाता है तथा आप जल भी सकते हैं इससे। तो साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण हो सकता है वो कांच का पात्र जो है वो फट भी सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जल को अम्ल में डालने से मिश्रण अस्फुलित होकर बाहर आ जाता है और स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र जो है वो टूट सकता है। तो अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ नहीं, तो धातु के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया होती है तो लवण और H2 देता है, और साथ साथ में धात्विक ऑक्साइड के साथ भी वो लवण और जल ही देता है। साथ साथ में धातु बाइकार्बोनेट के साथ लवण और CO2 और जल देता है, और लवण और जल देता है क्षार के साथ भी, और धातु कार्बोनेट के साथ लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। ठीक है, तो यहाँ तो हो रही है अम्ल की बात, लेकिन जैसे ही हम क्षार में आ जाते हैं तो क्षार में क्या होता है कि धातु के साथ लवण और H2 देगा, साथ साथ में और धात्विक ऑक्साइड के साथ लवण और जल देता है। धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, साथ साथ में ये धातु जो है वो कार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, और अम्ल के साथ क्या आता है, वो लवण और जल देता है। क्षार की ये इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग अम्ल व क्षारों में समानताएं क्या है। तो कहता क्या है कि सभी अम्ल जो होते हैं वो H+ आयन उत्पन्न करते हैं, और सभी क्षार जो हैं वो OH- आयन देते हैं। तो कहता है कि जब कोई अम्ल या क्षार जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है, और जल में मिलाने पर आयन को सांद्रित मतलब H3O या OH में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। ठीक है, तो किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या फिर OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो किसी अम्ल या क्षारकों की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर द्वारा इसे हम प्राप्त कर सकते, मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या हुआ, सार्वभौमिक सूचक क्या हुआ, अनेक सूचकों का मिश्रण जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वभौमिक सूचक कहते हैं। और यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो बोलता है कि किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पीएच विकसित किया गया है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल में ये पी है, ये क्या है, पुषांश है, नहीं पोटेंस, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति अगर। और पीएच का वैल्यू नॉर्मल कितना होता है, 7 होता है,
और अम्लीय विलयन में 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन में 7 से अधिक होता है पीएच। तो यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब दुर्बल अम्ल हम लोग देख लेते हैं। तो दुर्बल अम्ल यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यहां हम देखते हैं कि आपका एसिटिक एसिड है नहीं, और ये एसिटिक एसिड जो है वो दुर्बल अम्ल है। और HCl देखते हैं, H2SO4 देखते हैं और HNO3 देखते हैं, ये सब क्या है, प्रबल नहीं। नाइट्रिक एसिड हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, ये सब क्या है, प्रबल एसिड है। ठीक है, देखिए कहता है क्या कि यहां जो हम लोग देख रहे हैं दुर्बल क्षार, ये दुर्बल क्षार NH4OH, ये क्या हुआ, दुर्बल क्षार हो गया। ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे इसको, ये दुर्बल क्षार हो गया। और प्रबल क्षार में क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब प्रबल क्षार में आता है। तो बढ़ती हुई इधर यहाँ 7 है, तो इधर क्या होगा, कह रहा है कि बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति है और इधर बढ़ती हुई क्षारक प्रवृत्ति है। और ये जो 7 है ये क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है। H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होने पर नहीं, अम्लता बढ़ती है, और H+ आयन की सांद्रता में कमी होने पर वो क्या होती है, क्षारक की प्रवृत्ति बढ़ती है। अब आगे देखते हैं हम लोग, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। तो पौधे एवं पशु में पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। वो कहते हैं हमारे शरीर में 7 से 7.8 पीएच पराशर के बीच कार्य करता है, और वर्षा के जल में पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो समझिए कि वह क्या है, अम्लीय वर्षा है। और अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच जो है वो अच्छी उपज के लिए पौधे को भी एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसानों को क्या करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ उसमें मिलाकर उसे न्यूट्रलाइज कर लेना चाहिए उसको। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पाचन तंत्र में पीएच। तो हम जानते हैं कि हमारे स्टोमक में, हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, और अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन की अनुभूति होती है। हमें अनुभव होता है कि पेट में दर्द या जलन हो रहा है। तो इस दर्द से मुक्ति के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। नहीं, जैसे क्या हुआ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मुंह के, ये तो हो गया पेट की बात है। फिर बोलता है कि दांत की बात। पीएच जो है वो परिवर्तन के कारण क्या होता है, दांत हमारा सड़ने लगता है, दांतों का क्षय होने लगता है। तो मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांत क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। तो दांतों का इनेमिल जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग है। यह जल में घुलनशील नहीं घुलता है, लेकिन मुंह में पीएच का मान 5 से कम होने पर वो क्या होता है, सड़ने लगता है, क्षारित होने लगता है। और क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करके अम्ल की अधिकता को हम लोग उदासीन कर सकते हैं। अब आता है पशुओं एवं पौधे द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। तो बोलता है कि मधुमक्खी का डंक एक क्या है, अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा का उपयोग करें, उससे अगर उसको उस जगह जहाँ पे काटा हो, काटे हुए स्थान पर अगर उसको घस दें, रगड़ दें तो हमें आराम मिलता है। और नेटल के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। और इसका इलाज जो है वो डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं आगे कि लवणों का पीएच, ध्यान दीजिएगा थोड़ा इसको। ठीक है, तो कहता है कि प्रबल अम्ल रहेगा और प्रबल क्षार रहेगा तो लवण हमें उदासीन लवण प्राप्त होगा, उसका पीएच = 7 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षार हो तो वहां पर अम्लीय लवण होगा जो कि पीएच क्या होगा, वो 7 से कम होगा। और प्रबल क्षार हो और दुर्बल अम्ल हो तो क्षारीय वहां अधिक होगा, पीएच जो है वो 7 से अधिक होगा। चलिए अब हम लोग साधारण नमक से रसायन हम लोग के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें से 5 प्रकार के रसायन प्राप्त होते हैं साधारण नमक से। सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टिक ऑफ पेरिस। तो सबसे पहले जो है आपका देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला, व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, फिर जाके धोने का सोडा और साथ साथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सबों के बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी होता है।
ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ देता है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड है और H2O है, नहीं तो इसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, हमें क्लोरीन प्राप्त होता है और जल की प्राप्ति होती है। एनोड पर जमा होता है Cl2 और कैथोड पर H2 जमा होता है और कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है। ठीक है, अब इसका उपयोग H2 का ईंधन में और मार्गरीन में करते हैं, Cl2 का जल की शुद्धता के लिए करते हैं और HCl का प्रयोग हम लोग इस्पात की सफाई के लिए करते हैं और औषधि के लिए करते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन और कागज बनाने के लिए करते हैं। और साथ साथ में क्लोरीन का और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाते हैं, और व्यंजक चूर्ण क्या बनाता है, ये घरेलू व्यंजक और वस्त्र व्यंजक बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग और क्या है। तो व्यंजक चूर्ण है आगे, तो व्यंजक चूर्ण क्या हुआ, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्लोरीन से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, CaOCl2 बनाता है। ठीक है, शुष्क बुझे हुए चूने का निर्माण करता है और जल की प्राप्ति करती है। तो इस प्रतिक्रिया में क्या होता है, बस इसका उपयोग खासकर हम कहाँ करते हैं, तो वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के व्यंजन के लिए किया जाता है और कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के व्यंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है और रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में इसका उपयोग होता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी हम लोग व्यंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग अब क्या है, बेकिंग सोडा। तो कहता है कि सोडियम क्लोराइड और जल और कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या बनता है, बेकिंग सोडा बनता है। ठीक है, यह एक दुर्बल और संक्षारक क्षारक है और खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। क्या होती है, देखिए ध्यान दीजिए, जैसे कि NaHCO3 हो गया, नहीं मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। इसको अगर हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जल की प्राप्ति होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। तो इसका उपयोग क्या है, तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। साथ साथ में इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंज हो जाता है और यह एंटासिड का एक घटक है और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं धोने का सोडा। ठीक है, तो धोने का सोडा क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारीय लवण है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड को जल से प्रतिक्रिया कराते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है, धोने का सोडा हमें प्राप्त होता है और इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है और जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जिप्सम को 373 K पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट बनाता है और यह सफेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। तो इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं खासकर किसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करता है और इसका उपयोग खिलौने बनाने के लिए, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ये सब उपयोग है आपका इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब आगे देखते हैं हम लोग क्रिस्टलन का जल। तो कहता है क्या कि हम लोग देख रहे हैं CuSO4 5H2O यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 5 जो H2O दिया हुआ है, तो ये 5 जो हुआ ये क्या हुआ है, 5 अणु जल के, क्रिस्टलन के जल के 5 अणु। यहाँ पर 10H2O दिया हुआ है, इसका मतलब क्रिस्टलन के जल के 10 अणु और यहाँ पर 2 अणु दिया हुआ है जल का, इसका मतलब क्रिस्टलन के जल के 2 अणु। ओके, तो ये हुआ आपका एसिड, बेस, सॉल्ट, अम्ल, लवण और क्षार। ठीक है, और
अब इसके बारे में यही समाप्त होता है आपका ये क्लास, और अगले क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।